नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज इटावा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी विश्वकर्मा, बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट सोशलॉजी, पेपर फर्स्ट, सर्वेक्षण मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशंस, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियां, यूनिट थर्ड। आज के इस ई कंटेंट में आपका स्वागत है। पिछले ई कंटेंट में हमने अनुसूची द्वारा आंकड़ों के संकलन के बारे में पढ़ा था और अनुसूची की उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूची की सीमाएं और दोष के बारे में, अवगुण के बारे में। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उसी प्रकार अनुसूची की उपयोगिता भी है। इसके इसकी कुछ कमियां भी हैं जो कि इस प्रकार है। लिमिटेशंस ऑफ ए शेड्यूल। यद्यपि अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार के भी गुण होने के कारण यह सामाजिक अनुसंधान में अत्यधिक उपयोगी प्रविधि है। फिर भी इसमें अन्य प्रविधियों की तरह अनेक दोष पाए जाते हैं। अनुसूची प्रविधि के प्रमुख दोष, अवगुण या सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला अवगुण है सीमित क्षेत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिमिटेड एरिया। अनुसूची का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही किया जा सकता है। यदि सूचनादाता अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं तो सभी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना एक कठिन कार्य हो जाता है। यदि अधिक कार्यकर्ता इसे भरने के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो उनके द्वारा व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना अधिक रह जाती है। अनुसूची में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची को सूचनादाता से प्रश्न पूछता जाता है, स्वयं भरता है। इसलिए इसका उपयोग हम अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। हम सीमित क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे संबंधित विस्तृत क्षेत्र में अगर इसका उपयोग करेंगे तो प्रत्येक उत्तरदाता से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका एक दोष यह है कि इससे सिर्फ सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन किया जा सकता है, विस्तृत क्षेत्र का नहीं। इसका दूसरा दोष है उत्तरदाताओं से संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्टिंग रेस्पोंडेंट्स। अनुसूची में प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्येक संपर्क स्थापित करना पड़ता है, जो कि वास्तव में कठिन कार्य है। यदि सूचनादाता का जीवन बड़ा व्यस्त है या वह ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ है कि उससे सरलता से संपर्क करना कठिन है, तो इसमें काफी समय, धन
और व्यय ही खर्च हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अनुसूची को स्वयं भरता है, उत्तरदाता नहीं भरता, वो उसको देके नहीं आ सकता है, इसलिए उसको उससे प्रत्येक संपर्क करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि अब अध्ययन क्षेत्र में बार बार जाते हैं तो समय भी व्यर्थ होता है, फिर वहां जाने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, जिस भी साधन से वो जा रहे हैं, तो समय और धन दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर सूचनादाता ऐसे व्यवसाय है जो कि वहां नहीं मिल पाता है अपन को उस समय पे, तो इस क्योंकि वो उसको देके भी नहीं आ सकते, क्योंकि इसका एक नियम है कि इसको खुद को ही भरना होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता से संपर्क की भी समस्या इसमें आती है। अधिक धन और समय, more expensive and time consuming। प्रत्येक सूचनादाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने, उनसे साक्षात्कार करने के लिए समय एवं स्थान का निर्धारण करने तथा फिर साक्षात्कार करने के लिए कई बार मिलना पड़ता है, जिससे समय और धन अधिक खर्च होता है। अनुसूची को भरने के लिए समय भी अधिक खर्च होता है, धन भी अधिक खर्च होता है, क्योंकि उसको बार बार जाना पड़ता है, तो यात्रा में भी उसका धन खर्च होता है, साथ में उसको स्थान भी निर्धारण करना पड़ता है, तो उसमें भी वो सूचनादाता से मिलने के लिए तो उसका समय भी बहुत बर्बाद होता है, तो ये भी इसका एक अवगुण है। अब चौथा अवगुण है सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण में कठिनाई, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस। सूचनादाता विविध प्रकार के होते हैं, उनकी शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में काफी अंतर होता है, अतः ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना एक कठिन कार्य हो जाता है, जिन्हें सभी सूचनादाता एक ही अर्थ में समझ सके। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण प्रश्नों का समान रूप से समझा जाना वास्तव में संभव नहीं है। इसी प्रकार इसका पांचवा गुण है सूचनादाताओं द्वारा पक्षपात, बाइस बाय रेस्पोंडेंट्स। कई बार सूचनादाता अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व द्वारा इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह प्रत्येक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है, या यदि उसमें हीनता की भावना आ जाए तो बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश करता है तथा ऐसे उत्तर देना है जिससे उसकी हीनता की भावना प्रकट ना हो सके। इससे सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं में पक्षपात आ जाता है। कहने का यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से संपर्क स्थापित करता है, उनको पहले उनको समझाता है, पहले उनको अपने व्यवहार के अनुकूल बनाता है ताकि वह सही सूचनाएं दे पाए। नहीं, कई बार ऐसी परिस्थितियों में बहुत से सूचनादाता तो अपनी सूचना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने लग जाते हैं, जो कि वो भी सही नहीं है, और बहुत से जो उनको हेजिटेशन होती है तो वह हीन भावना भी उनके अंदर आ जाती है,
तो सही सूचना नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सूचना का संकलन सही नहीं हो पाता, पक्षपात की भाव आ जाता है। छठा अवगुण है साक्षात्कारकर्ताओं के चयन एवं प्रशिक्षण में कठिनाई, डिफिकल्टी ऑफ अपॉइंटिंग एंड ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छे कार्यकर्ताओं यदि अध्ययन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है तो अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो कि सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके अनुसूची द्वारा सूचना एकत्रित कर सके। अच्छे कार्यकर्ताओं जो कि अपने कर्तव्य एवं विषय के प्रति निष्ठावान हो का चयन करना एक कठिन कार्य होता है। प्रश्नावली क्या होती है, हम डाक द्वारा भेजते हैं, तो उसमें हमें कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अनुसूची को अध्ययन क्षेत्र में जाके स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने हाथों से भरता है, तो ऐसी स्थिति में एक अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसूची को नहीं भरा जा सकता है, इसलिए इसमें कहीं अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता होती, तो ऐसी स्थिति में एक कुशल कार्यकर्ता का चयन करना एक कठिन कार्य होता है। अब हमने अनुसूची के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आपको अनुसूची का एक उदाहरण देना चाहती हूं कि अनुसूची होती कैसी है। एग्जाम्पल ऑफ ए स्केड्यूल। अनुसूची को और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ नमूने के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना का अध्ययन करने के लिए एक वास्तविक अनुसूची का निर्माण किया गया है। ये एग्जाम्पल है आपके पास कि किस तरह के प्रश्न इसमें होते हैं, किस तरह से इसको भरता है अनुसंधान करता, किस तरह के प्रश्नों की सूची का एक फॉर्म होता है, उसे ही हम अनुसूची कहते हैं। तो इसका जो समस्या है वह है, समस्या का विषय है, शोध का विषय है समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना का अध्ययन। पहला है परिचयात्मक सामग्री। परिचयात्मक सामग्री जैसा कि मैं आपको बता रही हूं। अब इसमें पहला आया है आयु सीमा। तो जो उत्तरदाता है वह किस किस सीमा के हो सकते हैं, 25 वर्ष तक, दूसरा है 25 से 34 वर्ष तक, तीसरा है 35 से 44 वर्ष तक, और चौथा है 45 से 54 वर्ष तक, और पांचवा है 55 से 65 वर्ष तक, और छठा है 65 वर्ष और उससे अधिक। तो जिस उत्तरदाता से हम संपर्क कर रहे हैं उससे हम सर्वप्रथम उसकी आयु पूछेंगे। तो अगर वो कहता है 25 वर्ष का है तो अपन पहले पे टिक लगा देंगे, वह कहता है 25 से 34 के बीच में तो उस पे टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार जिस भी आयु वर्ग के अंतर्गत वो आता है हम उस पर टिक लगा देंगे। अब है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में तीन है, अविवाहित है या विवाहित है या अन्य। अगर वो वैवाहिक होगा तो विवाहित वाले पे टिक लगा देंगे, अगर अविवाहित होगा तो अविवाहित वाले पे टिक लगा देंगे, अगर वह दोनों ही में से ही नहीं आता है तो अन्य पर टिक लगा देंगे। अब अगला है, ये सब इसके अंतर्गत चल रहे हैं परिचयात्मक सामग्री।
यानी कि उनके परिचय के बारे में, जो परिचय के लिए अपन ये क्वेश्चन का निर्माण किया गया है। अब 1.3 है परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी। अब जो मुखिया है जिससे अपनी अनुसूची भर रहे हैं उससे उसके परिवार के संबंध में जानकारी लेंगे। तो हमने एक तालिका बना दी है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 जितने उसके सदस्य उस हिसाब से अपन इसमें तालिका में लिख लेंगे, है ना। अब संबंध, मुखिया के साथ उसके क्या संबंध है वो आ जाएंगे। आयु, जो मुखिया उससे संबंधित जो लोग हैं उनकी आयु आ जाएगी। वैवाहिक स्थिति में उनकी वैवाहिक स्थिति आ जाएगी। शिक्षा में उनकी शिक्षा आ जाएगी उन सदस्यों की। व्यवसाय में उनका व्यवसाय आ जाएगा, और नहीं करते तो नील आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्या आप परिवार के मुखिया हैं? अगर होंगे तो हाँ, और नहीं होंगे तो नहीं। ठीक है, तो नहीं पे टिक लगा देंगे, हाँ होंगे तो है हाँ पे टिक लगा देंगे। अब अगला है धर्म, आप किस धर्म को मानते हैं? भाई वो हिंदू धर्म से होंगे तो हिंदू पे टिक लगा देंगे, मुस्लिम धर्म से होंगे तो मुस्लिम पे टिक लगा देंगे, और अन्य धर्म अगर है सिख के ईसाई है तो वो इस पे टिक लगा देंगे। अब है जाति, आपकी जाति क्या है? तो जो भी उनकी जाति होगी वो इसमें भर देंगे, अपन भर देंगे उनसे पूछ के। शिक्षा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, तो वो जिसमें होंगे अपन उस पर टिक लगा देंगे। अब है अगला व्यवसाय, आप क्या धंधा करते हैं? तो जो भी व्यवसाय उनका होगा वो अपन यहाँ भर देंगे उत्तरदाता से पूछ के। आपके परिवार की कुल लगभग मासिक आय क्या है? हमने उनसे पूछा कि मुखिया से आपके परिवार की कुल लगभग मासिक आय कितनी है, तो जो भी होगी वह अपन यहाँ पे भर देंगे। अब अगला है, आप यहीं के रहने वाले हैं या आप यहाँ अपने व्यापार या नौकरी की खातिर रह रहे हैं? तो इस तो अपन यहाँ पहला आएगा हाँ यहीं के रहने वाले हैं, इसमें दूसरा आंसर है व्यापार की खातिर, तीसरा है नौकरी की खातिर। तो जिसके खातिर रहने वाले हैं अपन उनसे पूछेंगे, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछेगा, वो जो बोलेगा वो इस पर टिक लगा देगा। अब है अगला, क्या आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं? तो वो कह देंगे कि हाँ मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो हाँ पे टिक लगा देंगे। वो कह देंगे ना मस्जिद आते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना गिरजाघर जाते हैं, तो नहीं पे टिक लगा देंगे। इसी प्रकार क्या आप अपने परिवार में परंपरागत संस्कारों को पूरा करते हैं? तो पहला आंसर आएगा हाँ सभी संस्कारों को करते हैं। दूसरा है अधिकतर संस्कारों को करते हैं। तीसरा है कभी कभी संस्कार कर लेते हैं। चौथा है कभी नहीं करते। तो जो सामने वाला उत्तरदाता हमें आंसर देगा प्रश्न पूछने, अनुसंधान करता है उस पर टिक लगा देंगे। अब है, अभी तक तो हमने उनकी परिचय लिया है, अब दूसरे क्वेश्चन शुरू होंगे राजनीतिक चेतना के बारे में। इसका पहला है, आपके निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा का सदस्य कौन है, यानी कि एमएलए कौन है? तो वह उनके नाम जो बताएंगे वो अपन भर देंगे। उनके विधानसभा क्षेत्र से जो भी एमएलए खड़े होंगे अपन उनका नाम भर देंगे। दूसरा है, आपके निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य कौन है? तो वो उनसे अगर अपन क्वेश्चन करेंगे कि आपके निर्वाचन सभा क्षेत्र से लोक सदस्य के सदस्य एमपी कौन है, तो वो जो नाम बताएंगे अपन भर देंगे। यानी कि उत्तरदाता से पूछेंगे तो अनुसंधान करता वही भर देंगे। फिर है, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सूचनादाता ने पूछा तो उत्तरदाता जो जवाब देंगे वो यहाँ नाम भर देंगे। फिर है, इन राज्यों में किन दलों की सरकार है? पंजाब या तमिलनाडु, जो भी उनके यहाँ के जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं उसके नाम लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिख दिया पंजाब या तमिलनाडु, तो जो वो बोलेंगे उस पर टिक लगा देंगे।
है ना, वो नाम भर देंगे। अब है अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के भंग होने पर राज्य का शासन किसकी देखरेख में होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पता नहीं। तो उत्तरदाता को जो पता होगा वो बोलेगा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो राज्यपाल, और कह देगा अच्छा आप मुझे पता नहीं, तो अनुसंधान करता जो होगा पता नहीं पर टिक लगा दे। उसी प्रकार पिछली लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? ईयर लिख देंगे साहब, 2004, 1999, 1989, या पता नहीं, जो वो ईयर बोलेंगे तो उस पर टिक लगा देंगे। जो ईयर वो नहीं, वो कह देंगे कि हमें पता नहीं है, तो अपन पता नहीं पे कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, पता नहीं। जो वो आंसर देंगे वो लगा देंगे, पता नहीं तो पता नहीं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री प्रणब मुखर्जी, पता नहीं। जो भी एग्जाम्पल वो देंगे वो अपन इसके अंदर भर देंगे, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक अनुसूची का परफॉर्मा बताया है ये आपको किस तरह से होता है। वरना अनुसूची जो समस्या विषय है उसी से संबंधित उसमें क्वेश्चन होते हैं, और उसी से संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर लिए जाते हैं, और इस प्रकार आंकड़ों का संकलन होता है। अगला है, वर्तमान लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता कौन है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री प्रमोद महाजन, कोई भी नहीं, पता नहीं। जो भी वो बोलेंगे वो उसमें टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी देश ऐसे देश का नाम बताइए जिसके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। तो बोलेंगे अच्छे हैं तो उस देश का नाम लिख देंगे, अच्छे नहीं है तो उस देश का नाम लिख देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? वो बोलेंगे न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क, वो बोलेंगे वाशिंगटन तो वाशिंगटन पे टिक कर देंगे, वो बोलेंगे पेरिस तो पेरिस पे कर देंगे, वो बोलेंगे पता नहीं तो अपन पता नहीं पे कर देंगे। फिर आखिरी में अपन सूचनादाता का नाम, सूचनादाता का पता, साक्षात्कार स्थल कहाँ उनसे वार्ता हुई उसका स्थल, साक्षात्कार का समय, और अन्य विवरण जो भी है वो इसके अंदर भर देंगे। ये इस प्रकार से अनुसूची इस प्रकार की होती है, जो कि अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाता से साक्षात्कार और अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हुए इस अनुसूची के द्वारा विषय से संबंधित आंकड़े संकलित करके अपने शोध को पूरा करता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।